नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश होगा? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र इतिहास में ऐसा वंश है जिसने महिलाओं को अधिक महत्व दिया था। इसमें जितने भी शासक बनेंगे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते हैं। किसका लगाते हैं? अपनी माता का नाम लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ का अगर वंश यानी यहाँ का अगर समाज देखा जाए दोस्तों तो मात्र सतात्मक ही था। और इस ये एकमात्र ऐसा इतिहास का वंश है दोस्तों जो भारत में पहली बार शीशे के सिक्के जारी करवाएगा। किसके सिक्के जारी करवाएगा? शीशे के सिक्के जारी करवाएगा। अधिकतर मात्रा में दोस्तों जो ये सातवाहन वंश था इनका जो विवाद देखने को मिलता है वो शकों के साथ ही विवाद देखने को मिलता है। एक बार तो इसके टाइम में शकों में जो नासिक के शक होंगे वो आक्रमण करेंगे, एक बार इसमें उज्जैन के शकों का भी आक्रमण होगा। और कहीं ना कहीं करके इतिहास ये मानता है कि जितने भी ये शक थे ना इनके 4-5 शाखाएं थी जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में थी। और इनका सबसे मात्रा में जो इनका क्षेत्र था वो था गुजरात। मतलब शक जहां पर निवास करते थे वो गुजरात के अंदर में करते थे। लेकिन दोस्तों जो ये सातवाहन वंश है, ये सातवाहन वंश की शुरुआत सबसे पहले होती है आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में हुई थी। मतलब सातवाहन वंश की जो स्थापना हुई थी ना वो पहले हुई थी महाराष्ट्र के अंदर में हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र में इनका विवाद रहता था शकों के साथ। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र को जो क्षेत्र था इसे छोड़कर ये कहां पर आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में आकर इन्होंने अपना शासन शुरू किया और इनमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट शासक है जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात यह है दोस्तों, जो ये सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश के से पहले आप लोगों ने एक वंश पढ़ा था जिस वंश का नाम था कण्व वंश। कौन सा वंश पढ़ा दोस्तों? कण्व वंश। कण्व वंश में अगर बात की जाए तो इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? अंतिम में जो शासक था उसका नाम था सुशर्मा। क्या नाम था दोस्तों? सुशर्मा। और जो ये सुशर्मा था इसी सुशर्मा का एक सेनापति था जिसका नाम क्या मिलता है? सेनापति का नाम मिलता है शिशुम। क्या मिलता है? शिशुम नहीं रे, शिशुम कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जब आप लोगों ने अशोक पढ़ा था तो अशोक का जो बड़ा भाई था वो था सिमुक था। और सिमुक को मार के वो राजगद्दी पे बैठा था। इसीलिए इनमें थोड़ा सा नामों में थोड़ा मतलब बार बार अटकना पड़ता है, बार बार इसमें कंफ्यूज रहता है कि ये नाम अब है या पहले था या किसी और राजा के टाइम में, तो यही दिक्कत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कण्व वंश है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। अब कोई भी राजा होगा यानी कण्व वंश है, ये वैसे देखा जाए तो इतिहास की दृष्टि में कोई खास महत्व नहीं रखता, लेकिन कई बार क्या है इस वंश का या तो संस्थापक पूछता है या फिर अंतिम शासक पूछता है। बाकी इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, इन्होंने जन्म लिया और मर गए, बस इनका इतना ही काम था। जब सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था, जब भी कोई राजा इतिहास में अयोग्य होगा तो उसके कर्मचारी या उसका कोई सेनापति या उसके कोई रिश्तेदार या कोई भाई आक्रमण होगा जिसमें उसका मार दिया जाएगा और फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। तो वैसा ही हुआ था दोस्तों, सुशर्मा को मारा था उसका सेनापति जिसका नाम था सिमुक। और सिमुक ने कण्व वंश का अंत करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिस वंश को हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। आज हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो करेंगे सिमुक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सिमुक के बारे में। सिमुक ने सातवाहन वंश का संस्थापक है। यानी क्वेश्चन ये पूछेगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। कौन है? सिमुक है। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रभृत कहा गया है। पुराणों के अंदर में सातवाहन वंश को आंध्रभृत कहा गया। इसका रीजन था दोस्तों इनकी स्थापना यानी सातवाहन वंश की स्थापना होती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बार बार शकों से इनकी लड़ाइयां होती थी। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़कर ये कहां पर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है और पुराणों में इनके लिए एक शब्द यूज हुआ है आंध्रभृत के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो जो कण्व वंश था उसका अंतिम शासक था सुशर्मा। इसकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा दोस्तों? सिमुक के द्वारा। और एक नए वंश की स्थापना हुई थी सातवाहन। ये बात मैंने आपको पहले बता ही दी है। अब बात करें दोस्तों कोई भी
वंश होगा वो अपनी एक राजकीय भाषा घोषित करता है, या उनकी एक अपनी एक भाषा होती है जिसमें वो अपने ग्रंथ या बोलचाल या दरबार के अंदर में यूज करने वाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों सातवाहन वंश में, तो सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, सातवाहन वंश जो था, इसी वंश के अंदर में इसकी जो स्थापना होती है वो कहां पर होती है? तो इसकी होती है स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। और महाराष्ट्र में विवाद हुआ तो ये कहां पर आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। कहां जाते हैं? इनकी लड़ाई हुई थी किनके साथ हुई थी दोस्तों? शकों के साथ। और जिसके कारण ये महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं और छोड़कर ये कहां जाते हैं? आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। इसीलिए इनको सातवाहन वंश को किस नाम से जाना गया दोस्तों? आंध्र सातवाहन वंश के भी कहा जाता है। ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी। अब बात करें दोस्तों सातवाहन वंश का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक, यानी महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिला था। जितने भी और इतिहास में राजा होंगे ना दोस्तों, वो महिलाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हर प्रकार से प्रतिबंध होगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा वंश था जिसने महिलाओं को नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग अगर आप अपने मतलब रियल आप अपने ही गांव में होते हो तो आपको पूछा जाता है कि आपके मतलब किसके हो, तो आप अपने पिता का नाम बताते हो। लेकिन अगर आपको आपके नान के या नान के जाते हो तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आप अपनी माँ का नाम बताते हो, क्योंकि आपके नान के में आपकी माँ की चलती है और आपके रियल जो गाँव है वहां पर आपके पिता की चलती है। लेकिन सातवाहन वंश में तो सिर्फ माँ की ही चलती थी, तो इसीलिए इनके नाम के पीछे इनके नाम के आगे किसका नाम लगता था? माता का नाम लगता था। यही कारण था दोस्तों। अब बात करते हैं जो सातवाहन वंश था, इसकी एक राजधानी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? राजधानी की बात की जाए तो प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, जो कि महाराष्ट्र के आसपास थी, मतलब महाराष्ट्र में ही थी। अब ये जो प्रतिष्ठान था ये किस नदी के किनारे था? कई बार पूछा जाता है आपसे, तो गोदावरी नदी के पास था, यानी गोदावरी नदी के तट के ऊपर स्थित था प्रतिष्ठान। किस नदी के? गोदावरी नदी के। और गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जिसके आसपास की जमीन अधिक मात्रा में उपजाऊपन थी। माना जाता है कि सातवाहन वंश की जो भूमि थी वो सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ थी, वहां से अधिक मात्रा में उत्पादन होता था, जिससे सातवाहन वंश की आर्थिक स्थिति मजबूत देखने को मिली थी। और यही कारण था कि सातवाहन वंश अपना एक विशेष महत्व छोड़ देता है इतिहास के ऊपर में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला शासक आता है सातवाहन वंश में जिसका नाम है सातकर्णी प्रथम। क्या नाम है दोस्तों? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ये सातवाहन वंश का दूसरा शासक है। कहा जाता है सातवाहन वंश का जो शासक है सातकर्णी प्रथम, इसको जो जानकारी मिलती है वो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? नानाघाट अभिलेख से। मतलब जो भी राजा बनता है, इतिहास सिर्फ एक चीज पर डिपेंड है। इतिहास कहता है कि आप जो बात बता रहे हो क्या उसकी जानकारी का कोई स्रोत है? तो जी हाँ है। मतलब सातकर्णी प्रथम की जानकारी का स्रोत है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट जो अभिलेख है ये कहां पर है दोस्तों? तो नानाघाट अभिलेख है पुणे के अंदर में। कहां पर है? पुणे। और पुणे कहां पड़ता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में है आपका नानाघाट अभिलेख। अब ये जो नानाघाट अभिलेख है ना, इस अभिलेख को किसी और ने नहीं बल्कि सातकर्णी प्रथम की एक पत्नी थी जिसका नाम था नागनिका। क्या नाम था? नागनिका इसकी पत्नी थी, और नागनिका ने ही नानाघाट अभिलेख को लिखवाया था। और उस अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख के अनुसार बताया जाता है कि सातवाहन वंश का जो प्रथम शासक है, जो कि सातकर्णी प्रथम, मतलब सातवाहन वंश को प्रथम शक्तिशाली, मतलब बहुत ही योद्धा, बहुत ही बहादुर शासक के तौर पे जिसे जाना जाता है, वो सातकर्णी प्रथम है। और इसी की जानकारी मतलब बताया जाता है कि सबसे शक्तिशाली शासक था सातकर्णी प्रथम। और यही बात की जानकारी लिखी हुई है नानाघाट अभिलेख, जो नागनिका के द्वारा लिखवाया गया था, जो कि पुणे यानी महाराष्ट्र में है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो जो सातकर्णी प्रथम था इसने एक उपाधि ली थी। सातकर्णी प्रथम ने एक उपाधि ली थी, वो उपाधि थी दक्षिणापंथपति। किस नाम से? दक्षिणापंथपति। माना जाता है जब सातकर्णी प्रथम शासन कर रहा था तो अधिकतर मात्रा में जो दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र थे लगभग मात्रा में इसने जीते थे। और जितने क्षेत्र इसने जीते थे तो दक्षिण भारत के तीनों ओर सागर लगा हुआ है। तो तीनों ओर के जो सागर है वो तीनों ओर के सागरों का जो पानी है, माना जाता है कि सातकर्णी प्रथम का जो घोड़ा था वो पीता था। इस बात का भी उल्लेख की हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट है सातकर्णी प्रथम का जो उल्लेख है, हमें एक सांची का जो स्तूप है, उस सांची स्तूप में जब आप प्रवेश करते हो तो प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा हुआ है सातकर्णी प्रथम। तो अगली जानकारी मिलती है सांची के स्तूप से, जानकारी मिलती है सातकर्णी प्रथम की। कहा जाता है सातकर्णी प्रथम ने अपने राज्य विस्तार के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने में उसने 2 बार घोड़े छोड़े थे। और जहां जहां जिस क्षेत्र से वो घोड़ा निकला था, अगर किसी ने अधीनता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं की तो उसको मार
दिया जाता था, हरा दिया जाता था और उसके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाता था। तो माना जाता है दोस्तों दक्षिण भारत के अधिकतर मात्रा में क्षेत्रों पे कब्जा करने वाला शासक था सातकर्णी प्रथम। इसी वजह से इसने जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसी के उपलक्ष्य में इसने दक्षिणा पंथपति की उपाधि धारण की थी और एक इसने राजसूय यज्ञ भी करवाया था। कौन सा? राजसूय यज्ञ भी करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सातवाहन वंश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल। हाल से पूछा जाता है। ये हाल जो शासक है ना, ये शासक होने के नाते में साथ साथ में एक कवि भी था, बहुत अच्छा कवि था और इसने एक पुस्तक लिखी है गाथा सप्तशती। कौन सी है? गाथा सप्तशती नामक एक पुस्तक की रचना करता है और वो गाथा सप्तशती नाम की जो पुस्तक है इसमें प्रेम के ऊपर आधारित कविताएं हैं। जब एक लड़का लड़की आपस में बात करते हैं तो उनमें जब वो डायलॉग मारते हैं, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता, तू मेरे बगैर नहीं जीते, हम मर जाए, हम भाग चले, ये अगर जितने प्रवचन है ये सारे के सारे मतलब झूठे हैं और ये सारी की सारी जो बातें हैं मतलब प्रेम के ऊपर जो आधारित जो बातें होती है ये सारी की सारी हाल ने गाथा सप्तशती में लिखी हुई है। करीबन 700 कविता है, 700 कविता है जो किसके ऊपर आधारित है? प्रेम के ऊपर आधारित है। अब यहाँ का इस टाइम का प्रेम पता नहीं किसका था, लेकिन आज वाला तो भाई बहुत खतरनाक देखने को मिलता है, तो वो है हाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतम पुत्र सातकर्णी की बात किया जाए तो सातवाहन का सबसे महान शासक माना जाता है क्योंकि इसने शकों का जो शासक था जिसका नाम था नहपान। क्या नाम था? नहपान। और जो नहपान था ये जो शकों की जो शाखा थी नहीं, वो शाखा कहाँ की थी? तो ये थी नासिक की। कहाँ की थी? नासिक की। मतलब क्या है, शकों की भारत के अंदर में 5 शाखाएं थी, उनमें से एक शाखा नासिक की थी और नासिक की शाखा का जिस टाइम नेतृत्व कर रहा था कौन? नहपान। उस टाइम सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के टाइम में नहपान ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? गौतमी पुत्र सातकर्णी पे। और नहपान को हरा देता है। कौन हरा देता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी हरा दिया। इस बात की जानकारी हमें जोगलथंबी, कहां से दोस्तों? जोगलथंबी, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है जोगलथंबी। और महाराष्ट्र में भी एक नासिक नाम का क्षेत्र है और नासिक नाम के क्षेत्र में जोगलथंबी से हमें कुछ सिक्के मिले हैं। क्या मिले दोस्तों? सिक्के मिले हैं। उस सिक्के में एक तरफ जो आकृति बनी हुई है वो बनी हुई है गौतम पुत्र सातकर्णी की और दूसरी तरफ जो आकृति बनी हुई है वो बनी हुई है किसकी दोस्तों? नहपान की। और नहपान किसके पैरों में दिखाया गया है? तो नहपान जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के पैरों में पड़ा हुआ है और वो अपनी माफी मांग रहा है। इस प्रकार का डायग्राम उस पे बना हुआ है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि नहपान को हरा देता है गौतमी पुत्र सातकर्णी और ये उसने अपनी माफी मांग लेता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। क्या नाम था दोस्तों? गौतमी बलश्री। इसकी माता का नाम गौतमी, मतलब आगे का नाम क्या है? गौतमी। और गौतमी का ही नाम लगा हुआ है सातकर्णी प्रथम के आगे लगा हुआ है। तो गौतमी बलश्री ने नासिक में जो अभिलेख है वो अभिलेख से जानकारी मिलती है। मतलब नासिक का जो अभिलेख है ना दोस्तों, नासिक यानी महाराष्ट्र का जो अभिलेख है वहां से जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन जो नहपान नाम का शासक था जो नासिक से था उसको हरा दिया गया था। इस बात की जानकारी हमें इसकी माता गौतमी बलश्री के अभिलेख से भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इस अभिलेख में बताया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो घोड़े थे ना वो तीनों समुद्रों के पानी पीते थे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था इसने दक्षिणा पंथ की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिण भारत के अधिकतर क्षेत्रों को जीता था। इसी उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसी उपलक्ष्य में इसने दक्षिणा पंथ की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला शासक आता है वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। क्या आता है? पुल्लुवामी। पुल्लुवामी ये अगला शासक है। अगर बात किया जाए वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी के टाइम में उज्जैन का जो क्षेत्र है वहां पर जो शक है और उन शकों का जो राजा है रुद्रदामन था। कौन था दोस्तों? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जब सातवाहन वंश पे आक्रमण किया था उस टाइम वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी शासक था। जब पुल्लुवामी रुद्रदामन ने आक्रमण किया, क्या किया? आक्रमण किया। किस पर किया दोस्तों? आक्रमण किया इसने
वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी पे, किस पे? पुल्लुवामी पर इसने आक्रमण किया, तो पुल्लुवामी हार जाता है और ये रुद्रदामन जीत जाता है। मतलब रुद्रदामन बहुत ही शक्तिशाली शासक था दोस्तों। शकों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी को हरा दिया और हराने के बाद में अपनी जान की मतलब एक तौर पर माफी मांगता है, मतलब एक प्रकार के कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे जान से मत मारो। तो ये मतलब रुद्रदामन ने क्या किया, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी को जिंदा छोड़ दिया। अब जिंदा छोड़ा तो कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो छत्र वगैरह देना होगा। तो क्या किया, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी ने कहा कि हमारे पास एक बहुत ही सुंदर क्या है, रानी है, हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देते हैं। रियल टाइम में वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी ने अपनी एक दासी का विवाह किससे करवाया था, अपनी एक दासी का विवाह करवा दिया रुद्रदामन। रुद्रदामन को लगा कि वो एक राजकुमारी है और वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी बहुत चालाक था, उसने एक दासी का विवाह किससे करवा दिया, रुद्रदामन से करवा दिया। ये भी खुश है, ये भी खुश है, इसकी जान बच गई और इसकी शादी होगी। अब इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए ये दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब बात करें दोस्तों, अमरावती के अंदर में बौद्ध स्तूप है। अमरावती में एक बौद्ध स्तूप है, जिस बौद्ध स्तूप की किलेबंदी करवाता है कौन करवाता है, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी करवाता है। और जो ये रुद्रदामन था ना दोस्तों, जो उज्जैन का शकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था, यह वही रुद्रदामन है जो गुजरात के अंदर में एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाता है। कौन सा लिखवाता है, गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाता है। और उस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में एक शासक होता था मौर्य वंश में, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र नाम का क्षेत्र जो गुजरात में है, वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्लियर है? इस बात का उल्लेख रुद्रदामन ने किया। सोच के देखो दोस्तों, इतिहास कहां से कहां तक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो मर चुका है उसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। और उसमें रुद्रदामन ने यह भी कहा था कि इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण मतलब मैंने करवाया है। मतलब रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये बात लिखवाता है रुद्रदामन। तो इतिहास में जो विशेष राजा होते हैं ना, उनका बहुत ही अधिक मात्रा में होता है सम्मान होता है। और रुद्रदामन ने जब वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी को हराया था ना, तो एक उपाधि धारण की थी, अंधर सम्राट की। किसकी उपाधि धारण करता है ये, अंधर सम्राट की क्या करता है ये, उपाधि धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, एक अगला शासक आता है जो कि अंतिम शासक है सातवाहन वंश में, जिसका नाम है दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी। क्या था, यज्ञश्री सातकर्णी। ये इस वंश का अंतिम शासक है और इस शासक के बाद में इस वंश का पतन हो जाता है। इसका कारण क्या था दोस्तों, कि देखिए सातवाहन वंश ऐसा शासक था जिसने मतलब महिलाओं को अधिक सम्मान दिया, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन इस वंश ने इतिहास में पहली बार कुछ ऐसे दो काम किए थे जिसकी वजह से इस साम्राज्य को पतन की कगार पे लेके जाना पड़ा। उसमें पहला काम था कि सातवाहन वंश ने अपना टाइम के अंदर में भूमि दान की प्रथा शुरू की थी। भूमि दान यानी ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरुआत करता है। पहली बार कोई ऐसा वंश है जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। अब भूमि दान देंगे तो क्षेत्र में तो कमी आएगी, धीरे धीरे करके इनका क्षेत्र कम होता चला गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया दोस्तों, दूसरा काम इन्होंने किया कि जो ये इसके पास जो कर्मचारी काम करते थे, सातवाहन वंश में जितने भी कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों को ये वेतन नहीं देते थे, वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा दे देते थे। तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा भी आया कि जो इनका बड़ा क्षेत्र था, वो क्षेत्र धीरे धीरे करके कम होता चला गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया। छोटे छोटे जो सामंत पैदा हुए थे, वही सामंत आगे चलकर मतलब छोटे छोटे रियासतों के निर्माण करेंगे और एक कोई भी ऐसा शक्तिशाली सम्राट नहीं होगा जो कि पूर्ण भारत के ऊपर पे कब्जा हासिल करेगा। इसी का फायदा उठाएंगे जो अरब होंगे, जो तुर्की होंगे, जो भारत पे मुस्लिम आक्रमण होंगे, वो धीरे धीरे करके इसी चीज का फायदा उठाएंगे। और इससे पहले जितने भी शासक है ना, उन्होंने सम्मतवादी व्यवस्था को नहीं चलाया था। यही कारण था कि वो एक शक्तिशाली सम्राट या शक्तिशाली साम्राज्य यानी अखंड भारत का निर्माण कर पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक भी कर पाया था। अशोक ने भले ही युद्ध ना लड़ा हो, मतलब तलवार एक कलिंग के युद्ध के बाद में उसने तलवार त्याग दी, लेकिन जब तक जिंदा था किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अपने आप को स्वतंत्र कर ले, कोई भी अपने आप अलग क्षेत्र को निर्धारित कर ले या कोई कहीं का राजा बन जाए, कोई भी नहीं। तो ऐसा अपना इतिहास में उन्होंने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया था। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा गलती की थी। अब उन गलतियों को देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सातवाहन वंश है ना दोस्तों, इस वंश के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों के ऊपर पे किसका आकृति मिलती है, जहाज की क्या मिलती है, आकृति मिलती है। तो इससे ये पता लगता है कि सातवाहन वंश के टाइम में समुद्री व्यापार को अधिक महत्व दिया जाता था।
क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात कीजिए, सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान देना शुरू किया। मतलब ब्राह्मणों को सबसे पहले जो भूमिदान देने की जो प्रथा शुरू की थी वो सातवाहन वंश ने की। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में ब्राह्मणों को भूमिदान देने वाला वंश कौन सा था? तो गुप्त वंश। मतलब सर्वाधिक मात्रा में भूमिदान गुप्तों ने दी थी, लेकिन भूमिदान देना ब्राह्मणों को शुरू किसने किया था? तो सातवाहन वंश ने किया। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा, जो कि एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया था। मतलब कर्मचारियों को वेतन ना देकर उनको भूमि का टुकड़ा देना, ये प्रथा शुरू करने वाले थे कौन? तो सातवाहन वंश था। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अपने कर्मचारियों को वेतन ना देकर भूमि देना सर्वाधिक मात्रा में जो शुरू किया था वो गुप्तों ने किया ना। किसने किया? सर्वाधिक मात्रा में किसने प्रयोग किया था? गुप्त वंश ने किया था। और अगर वैसी बात की जाए तो इसकी शुरुआत कौन करता है? इसकी शुरुआत करते हैं मतलब शुरुआत की थी भूमिदान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने, और सर्वाधिक मात्रा में दी थी गुप्तों ने। गांव का जो प्रधान होता था ना दोस्तों, उसे गोलमिक कहा गया है। गांव का प्रधान यानी गांव का मुखिया, जिसे आज आप सरपंच कहते हो, उसे सातवाहन वंश में किस नाम से जाना जाता है? तो गोलमिक कहा जाता है। और सातवाहन वंश का जो समाज था ना वो मात्र शतात्मक था। किस प्रकार का था? मात्र शतात्मक था। अब बात करें दोस्तों, जो सातवाहन वंश है, इसी सातवाहन वंश के टाइम में जो इन्होंने जो सिक्के चलाए थे, क्या चलाए थे? सिक्के जो चलाए थे, वो सिक्के इन्होंने किसके चलाए थे? शिष्या का सिक्का चलाया था। और इनके टाइम में जो चांदी का सिक्का था, किसका सिक्का दोस्तों? चांदी का जो सिक्का था, उस सिक्के को क्या कहा जाता है? कृषापण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्के को कृषापण। ये छोटे क्वेश्चन आते हैं, मिलान वाले आते हैं कि जो मतलब शिष्य का सिक्का किसने चलाया? सातवाहन वंश ने चलाया। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था सातवाहन वंश में? तो कृषापण कहा जाता था। और जो इसके टाइम में जो सोने के सिक्के थे, कौन से दोस्तों? जो सोने के जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवर्ण, यानी सोना यानी आभूषण, एक तौर पे सुवर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार करके दोस्तों हमारा सातवाहन वंश कंप्लीट हो गया। इसके बाद भारत में आते हैं इंडो ग्रीक, यानी भारत पर जो यूनानी आक्रमण होते हैं वो 4 क्रमों में होते हैं, वो 4 चरणों में होते हैं। 4 चरणों में 4 जातियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम उन चारों जातियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और किसने कहां पर आक्रमण किया, कौन कौन से उनकी राजधानी थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, वो सारे एक साथ करेंगे। और उसके बाद में हमें 3 ही वंश पढ़ने हैं जो प्राचीन भारत को कंप्लीट कर देंगे। एक तो पढ़ना है फिर दोस्तों आपको गुप्त वंश। कौन सा पढ़ना है? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के बाद में आपको पढ़ना है वर्धन वंश। कौन सा पढ़ना है? वर्धन वंश। और इनसे पहले जो 4 वंश है, उन 4 वंश जो कि मैं एक ही क्लास में आपको करूंगा, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको किसको? कुषाण वंश को। किसको दोस्तों? कुषाण वंश को। इस प्रकार करके हमारा प्राचीन भारत यहाँ से समाप्त हो जाता है। और प्राचीन भारत के बाद में फिर शुरुआत होता है दक्षिण भारत। कौन से शुरू होता है? दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। तो हम पहले फिर उसके बाद में दक्षिण भारत पढ़ेंगे, और जैसे ही हमारा दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त होगा तो फिर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत। इस प्रकार हमारे हिस्ट्री का सेगमेंट चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।